आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी प्रश्न बैंक, जिसमें हम इकाई 4 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारी जो इकाई 4 है वो टोटल कितने नंबर की है। 12 नंबर की है हमारी इकाई 4, जिसमें से भाषा बोध के सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें से 1 अंक के 5, 2 अंक के 2, 3 अंक का 1, इस प्रकार से क्वेश्चन का क्रम रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इससे पहले की वीडियो में हम लोग इकाई 2, इकाई 3 कंप्लीट कर चुके हैं। इनके 1 अंक के सभी प्रश्न भी सोल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम केवल 2 अंक के और 3 अंक के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। हमारे जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो टोटल दिए हुए हैं यहाँ पर 29, जो कि हमारे 3 अंक के क्वेश्चन हैं। और 2 अंक के क्वेश्चन में तो यहाँ पर 3 अंक के और 2 अंक के क्वेश्चन दोनों को एक साथ में रिमिक्स करके दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल 29 क्वेश्चन है। हम पूरे 29 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमें भाव पल्लवन करना है। ये है जो क्वेश्चन वो 3 अंक में अधिकतर आता है। सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। दूसरा है कि जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रामाणिक सत्य हैं। आंखों में ही स्वर्ग लेकिन पांव धरती पर टिके हों। युग परिवर्तन की आहट पाने वाले युग निर्माता होते हैं। पहला वाला है कि सभी को अपने जीवन का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। इसका हमें भाव पल्लवन करना है। तो वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। अगला है जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रामाणिक सत्य हैं। जरा वृद्धावस्था और मृत्यु ये दोनों ही मृत्यु अवस्था दोनों ही क्या है, संसार के चिर परिचित एवं कटु सत्य है। यह तथ्य पूर्णतः सिद्ध एवं प्रामाणिक है। इसका उल्लेख गीता में भी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के उपरांत जीव काया रूपी पुराने वस्त्र को त्याग नवीन शरीर धारण करता है। यह क्रम शाश्वत है। किसी कवि ने इस तथ्य को निम्नवत व्यक्त किया है। देखिए, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई हाथी चढ़ चल रहा, कोई बना जंजीर। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि जरा एवं मृत्यु ये दोनों ही तथ्य सत्य हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस तथ्य को तुलसीदास ने भी स्वीकारा है। अगला है आँख में हो स्वर्ग लेकिन पांव धरती पर टिके होने चाहिए। व्यक्ति बड़ी से बड़ी कल्पना करे, स्वर्ग तुल्य सुखमय जीवन प्राप्त करने की अभिलाषा रखे या महत्वाकांक्षी बने, परंतु उसको उतना उद्यम भी करना चाहिए, अर्थात उसे उतना परिश्रम भी करना चाहिए। धैर्य, उद्यम और संकल्पना दृढ़ता से अभाव में वह अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। और द वाला जो क्वेश्चन था वो दिया हुआ था कि परिवर्तन की आहट पाने वाले युग निर्माता, तो युग परिवर्तन करने वाले युग परिवर्तन की आहट पाने वाले युग निर्माता होते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि युग परिवर्तन की आहट पाने वाले युग निर्माता होते हैं जिन व्यक्तियों को सांसारिक नियमों से ठेस पहुंचती है, जो लोग दुनिया की ठोकरें खाते हैं, जिन्हें दुनिया परेशान करती है, वही एक दिन एक अच्छी श्रेणी के व्यक्ति बनते हैं, अर्थात वे ही नई नई चीज़ों की खोज करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़कर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगला है कि क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो किसी देश के रूप में या किसी विशेष क्षेत्र, जिले, क्षेत्र या किसी भाग से संबंधित हिस्से को क्षेत्रीय शब्द के रूप में जाना जाता है। विशेष तौर पर एक क्षेत्र से संबंधित जिसको ही क्षेत्रीय कहते हैं, जैसे कि ढोर, खचाखच, फटाफट, परात, कांच, मुक्का आदि। अगला है तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। तो किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए होता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इन्हें पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण
आवृत्ति आदि शब्द धार्मिक कृत्यों तथा धर्म के कर्म कांड के लिए भी तकनीकी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे होत्र, यज्ञ, जप, आसन, भावना, कर्म, संकल्प आदि इस प्रकार के तकनीकी शब्द हैं। अगला है न्याय विधि संबंधी 5 तकनीकी शब्द बताइए। न्याय विधि के लिए अधिनियम, अधिवक्ता, न्यायालय, अपराध अभिलेख और चेम्बर्स। अगला है निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। निपात की परिभाषा किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे कि तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, ना, काश। उदाहरण के लिए तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तुमने तो हद कर दी, राधा ने मुझसे बात तक नहीं की, कल सभी स्कूल जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटकर उनसे नए वाक्य बनाइए। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो पहले में तो और था। रास्ते में कोई सवारी तो थी नहीं। इसके बाद किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, तो को और ही। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? राकेश को ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं। अगला है वाक्य किसे कहते हैं, लिखिए। तो दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मेल से किसी समूह का निर्माण हो उसे वाक्य कहते हैं। अन्य शब्दों में दो या दो से अधिक शब्दों का एक सार्थक समूह उसे वाक्य कहते हैं, जैसे कि धर्म की जीत होती है। अगला है रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब है मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, लिखिए। मिश्र वाक्य वे वाक्य जिनमें एक कर्ता दो या दो से अधिक क्रियाओं से संबंधित रहता है। इसमें दो या अधिक उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो सफलता भी मिलेगी, जितनी बन सके मेहनत करनी चाहिए। दो क्रिया और एक तो बन सके और दूसरी मेहनत, और पहले वाले में भी क्या परिश्रम करो और सफलता मिलेगी, ये दोनों भी क्रिया ही है ना। अगला है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, लिखिए। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में मिश्र वाक्यों के समान पारस्परिक निर्भरता नहीं होती है, जैसे राम आ रहा था और सीता जा रही थी, कृष्णा सो रहे थे किंतु राधा पंखा झल रही थी। सरल वाक्य का उदाहरण दीजिए। तो जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, विस्मयदिबोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य को उदाहरण से ही समझाइए। तो वह वाक्य जिनमें एक क्रिया या दूसरी क्रिया पर पूरी तरह से निर्भर हो उन वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ऊपर उदाहरण में एक वाक्य में दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस वाक्य में पहली क्रिया आप मेहनत करोगे और दूसरी क्रिया तो आपको सफलता मिलेगी, यह है। एवं दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, अतः यह उदाहरण संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य का एक प्रकार है जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, तुम कैसे हो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या आपको हिंदी भाषा आती है। अगला है बच्चे सुंदर चित्र बना रहे हैं, इसका आज्ञावाचक रूप क्या होगा। जिन वाक्यों से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे सुंदर चित्र बना रहे हैं, इसका आज्ञावाचक रूप यह होगा कि बच्चों सुंदर चित्र बनाओ। अगला है संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। तो संदेहवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें संदेह यानी कि शंका के साथ बात करने और अनुमान लगाया जाता है कि वह होने की संभावना है, जैसे आज वर्षा हो सकती है। मुहावरा किसे कहते हैं, लिखिए। तो मुहावरा लाक्षणिक अर्थों से युक्त या सामान्य अर्थ से विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। मुहावरा ऐसा वाक्यांश है जिसका शब्दार्थ ग्रहण नहीं किया जाता, अपितु उसका भाव या आशय लिखा जाता है। अगला है लोकोक्ति किसे कहते हैं। लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है
लोक का कथन वह वाक्यांश नहीं होकर पूर्ण वाक्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, अपने आप में पूर्ण होती है। इसके बाद है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। तो मुहावरा एक वाक्यांश होता है और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा पूर्ण किया जाता है और लोकोक्ति के प्रयोग हेतु अन्य वाक्यों को पृथक करना पड़ता है। मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं, जिसे तोते उड़ जाना में तोते उड़ना नहीं वरन घबरा जाने का भाव दिखाई देता है। लोकोक्तियाँ विशेष अर्थ देती हैं परंतु उनका शाब्दिक अर्थ भी बना रहता है, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा में किसी अकुशल व्यक्ति द्वारा साधनों का दोष दिखाई देना। मुहावरे के अंत में क्रियापद होता है, जैसे कि हाथ मलना क्रियापद का प्रयोग हुआ है। लोकोक्ति के अंत में पद का होना अनिवार्य है, जैसे कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। अगला है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। किसी भी देश या राष्ट्र द्वारा किसी भाषा को जब अपने किसी राज्य कार्य के लिए भाषा घोषित किया जाता है या अपनाया जाता है तो उसे हम राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। अर्थात जब कोई देश किसी भाषा को अपने राष्ट्र की भाषा घोषित करता है तो उसे हम राष्ट्रभाषा के लिए जानते हैं। राष्ट्रभाषा की क्या विशेषताएं हैं। सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग होने वाली एक मुख्य भाषा, जैसे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं क्या है कि राष्ट्रभाषा देश में बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होती है तथा इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है। राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यह देश में शिक्षा व समाचार पत्रों की भाषा होती है। यही राजभाषा और संपर्क भाषा भी हो सकती है। राजभाषा किसे कहते हैं। किन्हीं दो राज्य की राजभाषाओं को लिखिए। तो प्रशासन की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अपितु सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग होता है तथा राज्य सरकारें जिस भाषा में अपने पत्र आदि केंद्र सरकार की तथा केंद्र प्रशासन अपने संदेश राज्य सरकार को संप्रेषित करता है, वह राजभाषा कहलाती है। जैसे उत्तर प्रदेश की भी हिंदी है, पश्चिम बंगाल की बंगाली, केरल की मलयालम। अगला है राजभाषा भाषा की विशेषताएं लिखिए। राजभाषा की विशेषताएं कि यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है। कर के निर्णय, शिक्षा का माध्यम, रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। तो राष्ट्रभाषा यह पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा जो होती है वो पूरे राष्ट्र की भाषा होती है तथा अनिवार्य रूप से पूरे राष्ट्र में अपनाई जाती है। राजभाषा राज्य विशेष की भाषा होती है तथा शासकीय सेवा व व्यवहार में आती है। राष्ट्रभाषा पूरे देश की एक ही होती है और किसी भी देश में राज्य भाषाएं कई हो सकती है। राष्ट्रभाषा के लिए अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग होता है और राजभाषा के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है और यही राज्य कार्य की परिभाषा होती है। वही राष्ट्रभाषा एक स्वाभाविक तथा जनशक्ति से उत्पन्न शब्द है और यह जनता की भाषा भी होती है। इसके बाद है निम्नलिखित सूक्तियों का भाव पल्लवन कीजिए। आँखों में ही स्वर्ण लेकर पाँव पृथ्वी पर टिके हों, ये वाला हम कर चुके हैं। इसके बाद में युग परिवर्तन की आहट पाने वाले युग निर्माता होते हैं, ये वाला भी हो गया है। अगला है कि निम्नलिखित कथन का सार संक्षेपण में लिखिए। जिस व्यक्ति को अपने देश की भाषा का ज्ञान नहीं, अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का परिचय नहीं, अपने देश की कला के प्रति आदर नहीं और जो अपने धार्मिक आध्यात्मिक निधि से गौरवान्वित नहीं है, वह निश्चित तौर पर नर नहीं नर पशु है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं हमारा जो लघु का पहला क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था, तो आप उस क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता हेतु विज्ञापन बनाइए। आवश्यकता है ऐसा करके हम सबसे पहले उस पर क्या डालेंगे, मेन हेडिंग डालेंगे। शीघ्र आवश्यकता है न्यू किड्जी सेंटर में पढ़ाने के लिए पार्ट टाइम, फुल टाइम, पोस्ट ग्रेजुएट, 12th 10th पास, बीईडी, डीईडी, कंप्यूटर, फीमेल टीचर,
प्रिंसिपल असिस्टेंट टीचर की जो नर्सरी के बच्चों को पढ़ा सकें। वेतन योग्यता अनुसार जल्दी कीजिए। फ़ोन करें या लिखें। ऑफिस टाइम 8 to 5 PM। संपर्क करें एडकिड्स सेंटर मुंगाली ERC 4728 आदर्श कॉलोनी गुंजन प्लेसेस महाराणा प्रताप वार्ड विनोबा नगर डिस्ट्रिक्ट मुंगेली CG। मोबाइल नंबर यहाँ पर 2 दिए हुए हैं। सहायक टीचर 4 प्रिंसिपल 1 और आया 1। नोट केवल महिला लड़की ही संपर्क करें। तो इस प्रकार से इस इकाई में अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य लाभ कर रहे रोगी और उनके डॉक्टर के लिए संवाद लेखन करना है आपको। तो रोगी और डॉक्टर के बीच संवाद। डॉक्टर: क्यों भाई, अब आपकी तबीयत कैसी है? रोगी: दवा तो समय पर खा ही रहा हूँ, अभी कमजोरी मालूम हो रही है। डॉक्टर: अब ठीक हो जाएगा, आप धीरज रखें। रोगी: क्या करूँ डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ। डॉक्टर: ठीक है, मैं अस्पताल से आपकी दवा के लिए व्यवस्था करवा देता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो आप इसी सप्ताह घर लौट सकते हैं। रोगी: धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर को तो दूसरा भगवान कहा जाता है। अगला है आपको विलम्ब से कक्षा पहुँचने पर शिक्षक छात्र संवाद लिखिए। तो शिक्षक: विद्यालय में विलम्ब से पहुंचने के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे विद्यार्थी: क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? अध्यापक: अंदर जाओ, मैं तुमसे देर से आने का कारण पूछ सकता हूं? विद्यार्थी: सर, मेरे घर पर मेरे पिताजी की तबीयत अचानक सुबह खराब हो गई, मुझे अपनी माँ के साथ उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा। अध्यापक: सच कह रहे हो या देर से आने की बहानेबाजी कर रहे हो? विद्यार्थी: बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर, आप मेरी माँ को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। पिताजी अभी हॉस्पिटल में ही भर्ती हैं। ये रहा दवाइयों का पर्चा जो मुझे शाम स्कूल से लौटते समय लेनी है। अध्यापक: अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाओ, आइंदा ध्यान रखना। विद्यार्थी: जी सर, मैं हमेशा समय पर स्कूल आता हूँ, आज पिताजी की बीमारी के कारण ही देर हो गई। अध्यापक: मुझे पता है, इसलिए मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी। विद्यार्थी: धन्यवाद सर। तो इस प्रकार से हमारी जो हिंदी की क्वेश्चन बैंक है जिसकी इकाई 4 है, आज हमने इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं अगली इकाई को कंप्लीट।